गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। एक टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे, हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ेंगे, प्रैक्टिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमारे होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास खारिफ क्रॉप्स, और दूसरा आता है हमारे पास राबी क्रॉप्स, और एक तीसरा भी होता है, वो मैं इन दोनों के बाद बताऊंगा, जो एनसीईआरटी में नहीं है। सबसे पहले हम ये दोनों पढ़ लेते हैं। तो खारिफ क्रॉप्स वो होते हैं जो हमारे रेनी सीजन्स में ग्रो होते हैं। ये जितने भी क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन करें हमें, ये सब सीजन्स के बेसिस पर हुए हैं। ये रेनी सीजन में होता है और ये विंटर सीजन में होता है। ये होता है जून टू सितंबर, ये होता है अक्टूबर टू मार्च। इसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं पैडी, कॉटन, इसमें आ गए मेज, इसमें आता है मेज, इसमें आता है वीट, ग्राम, पी, सोयाबीन। ठीक है, तो ये होते हैं राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स। और तीसरा क्रॉप आता है हमारे जो समर सीजन में ग्रो होता है। ठीक है, ये समर में ग्रो होता है, और वो समर का सीजन सबको पता ही है, अप्रैल टू जून। फिर इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, आप सबको पता ही है, मैं वो नहीं लिखूँगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की ओर। तो ये हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बता ही दिया था, हमारे में आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल्स में सबसे पहले है लूजनिंग हम करते हैं ताकि जो हमारे जो फर्टाइल लेयर होती है वो ऊपर आ जाए सॉइल की, और उसमें हम फिर उसमें अगर लूज़ होगी सॉइल तो उसमें एयर भी ज़्यादा जा पाएगी, जिसकी वजह से अर्थवर्म भी जा पाएंगे, उसमें अंदर एयर भी ज़्यादा जाएगी तो रूट्स तक ज़्यादा हवा पहुँचेगी। इसलिए हम लूज़ करते हैं सॉइल के। और टर्निंग ऑफ सॉइल में जो हमारे पास जो नीचे फर्टाइल लेयर आ जाती है हमारे पास, हम उसे ऊपर ले आते हैं क्रॉप्स के लिए, जो हम क्रॉप ग्रो करें। ठीक है, अब ये हमारे पास टूल्स में हम ट्रेडिशनल मेथड में जाएं तो हमारे पास आ जाता है प्लो और हो। ठीक है, प्लो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्राइंग ये नहीं, ठीक है, ये हैंडल होता है जिससे फार्मर
इसको प्रेस करता है जिससे वो सॉइल खुदती हुई आगे चली जाए। ये इसको हम कहते हैं प्लो शेयर। इससे ये आयरन का बना होता है जिसकी वजह से वो सॉइल खुदती है। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है और इसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। ठीक है, ये हैंडल होता है जिस वजह से ये खिंचता है, आगे जाता है और यहाँ से वो जो कैटल्स होती हैं बैल गाय, ये उन दोनों की गर्दन पर डाल देते हैं, फिर ये खिंचता हुआ आगे जाता है प्लो से। ठीक है, अब आता है हो भी इस तरीके से ही होता है, पर वो मेटल का बना होता है पूरी तरह से और उसमें ब्लेड होता है, ना कि ये आयरन का हिस्सा। उसमें प्रॉपर ब्लेड डाला जाता है और उसमें भी यहाँ ऐसे हैंडल होते हैं। ऐसे रफ ड्राइंग बना रहा हूँ अभी तो मैं। ठीक है, यहाँ पर ये हैंडल होता है, ये हमारा ब्लेड होता है जिससे सॉइल खुदती है और ये हिस्सा हम केटल्स पर डालते हैं। ठीक है, अब आता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हमारे पास पूरा का पूरा कल्टीवेटर यानी कि मशीन होती है जिससे वो सॉइल लूज भी हो जाती है, टर्न भी हो जाती है। ठीक है, अब ब्रेकिंग ऑफ सॉइल क्रम्स भी कल्टीवेटर से हो जाते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ। ब्रेकिंग ऑफ सॉइल क्रम्स यानी कि जो सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, गांठें होती हैं सॉइल की, वो भी तोड़नी होती हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, जिससे वाटर लॉगिंग ना हो और वो जिससे हम लेवल करते हैं सॉइल को, लेवलिंग, जिससे वाटर लॉगिंग ना हो और सॉइल इरोजन ना हो, इसलिए हम लेवलिंग करते हैं। लेवलर आता है इसके लिए प्रॉपर मशीन में। कल्टीवेटर ये दोनों काम करता है। फिर एक लास्ट पॉइंट होता है वाटरिंग ऑफ सॉइल। वाटर करेंगे हम सॉइल को तो वो एकदम सॉफ्ट सॉइल होगी, जिससे हम सीड्स डालेंगे तो वो अच्छे से उगेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रिपरेशन सॉइल। अब हम सेकंड मेथड पर आते हैं जो कि है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग ऑफ सीड्स। इस मेथड में हम सीड्स को सो करते हैं, मतलब डालते हैं इस मेथड में, पर इसके लिए भी स्पेशल टूल्स आते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स। इसमें एक फनल लिया जाता है और उसमें सीड डालते जाते हैं जिससे वो सॉइल के अंदर तक जाए और ये सॉइल के अंदर तक जाए। ठीक है, और अगर हम मॉडर्न पर मेथड पर जाए, ये तो हो गया फनल का मेथड, और मॉडर्न मेथड में हमारे पास आता है सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल में एक प्रॉपर गैप दिया जाता है, ये ट्रैक्टर होता है यहाँ पर और ये पूरा खींचते हुए ले जाते हैं। यहाँ पर सीड्स डाल दिए जाते हैं, वो एक एक सीड गिराता जाता है जिससे ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स भी नहीं होती है और वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर सीड्स जाते हैं। इसमें एक जगह पर 2-3 सीड्स गिर गए तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और वो क्रॉप नहीं हो पाएगा, तो उनको न चाहते हुए भी उनको वो क्रॉप को काटना पड़ता है, जिससे वो प्लांट को काटना पड़ता है। पर सीड ड्रिल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब सोइंग ऑफ सीड्स के बाद आ जाता है एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स ऐड करने में हम मैन्योर का भी यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक मेथड आता है क्रॉप रोटेशन
क्रॉप रोटेशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। न्यूट्रिशन में मैन्योर डालते हैं हम। मैन्योर एक हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि वो डिकम्पोजर्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज कर मैन्योर बनता है। तो मैन्योर से वो सॉइल एडवांटेज क्या होते हैं, तो सॉइल बाइंड रहती है, ठीक है। मैन्योर डालने से सॉइल खराब भी नहीं होती है, डैमेज भी नहीं होती है। और मैन्योर डालने से जो सॉइल को जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब प्रोवाइड हो जाते हैं। और वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो इसलिए स्लो की वजह से ही फार्मर्स जो हैं वो चले जाते हैं फर्टिलाइज़र वाले ऑप्शन पर। और फर्टिलाइज़र में वो सॉइल बाइंड नहीं करते, वो सॉइल को अलग ही रखता है, क्योंकि वो एक केमिकल्स होते हैं। फिर और वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो उस क्रॉप को चाहिए, सारे नहीं करता ओवरऑल। और अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो सॉइल को डैमेज भी कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो फर्टिलाइज़र हमारे पेट में जा रहा है और वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है यूज़ करना। और फिर आता है एक मेथड क्रॉप रोटेशन। इस मेथड में क्या होता है, सॉइल को टाइम दिया जाता है अपने न्यूट्रिएंट्स वापस पाने का। एक सीज़न में जैसे वीट ग्रो कर लिया, फिर जो दूसरा सीज़न आएगा, जैसे दूसरा क्वार्टर आएगा, उसमें कोई लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करेंगे, जिससे राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो होगा और उस सॉइल को नाइट्रोजन भी ज़्यादा मिलेगा, और फिर वो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी उस क्वार्टर में अपने वापस पा लेगा। फिर दोबारा वो जो वीट ग्रो कर लेंगे, और जिससे वीट को सारे न्यूट्रिएंट्स जो उसे ग्रो करने के लिए चाहिए सॉइल से वो वापस मिल जाएंगे। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन भी एक हेल्पफुल मेथड होता है। और लेग्यूमिनस प्लांट में भी जैसे पीस हो गई, वो उससे भी वो पैसा कमा सकते हैं फार्मर्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल हो गया। अब नेक्स्ट मेथड आता है इरिगेशन का। इरिगेशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उन सबको एक्सप्लेन करना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम इरिगेशन में सबसे पहले, हम सबको पता है हम इरिगेशन में वाटर करते हैं, सॉइल को वाटर प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लांट्स ग्रो कर सकें वो। तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड मोट का, इट इज़ द पुली सिस्टम। फिर आता है हमारे पास चेन पंप। फिर आता है हमारे पास चेन पंप के बाद धेकली। धेकली के बाद आता है हमारे पास राहत, जिसे हम लिवर सिस्टम भी कहते हैं। सो कॉल्ड लिवर सिस्टम है, देखिए। तो हम मोट से शुरू करते हैं। मोट पुली सिस्टम होता है, इसमें वो बहुत सिंपल है, इसमें वेल से खाली वो पानी लेता है वो फार्मर और अपने फील्ड्स में डाल देता है, ये बस इतना ही है। वेल से पानी लिया, वाटर फील्ड्स में चला गया, ठीक है। चेन पंप में क्या होता है, इसमें यहाँ और यहाँ 2 व्हील डाल दिए जाते हैं और ये चेन बना दी जाती है जिसमें बकेट्स डाल दिए जाते हैं। और यहाँ होता है वाटर का कोई सोर्स और यहाँ फील्ड होता है। यहाँ से वो फार्मर फील्ड में पानी डाल देता है, फिर वो चेन चलते रहती है क्योंकि यहाँ कैटल हैंडल को घुमाता रहता है।
ठीक है, चेन चलती रहेगी। फिर यहाँ से पानी भरकर बकेट यहाँ फार्मर उसे वापस डाल देगा। ये होता है चेन पंप। ठीक है, अब आता है धेकली। धेकली में क्या होता है, यहाँ एक वो वुड का स्ट्रक्चर होता है और ये लॉन्ग पाइप होता है। यहाँ एक पत्थर को डाल दिए मतलब टांग दिया जाता है। यहाँ वेल होता है और यहाँ एक बकेट होती है। वो बकेट को फार्मर नीचे पुश करता है और छोड़ देता है। पत्थर की वेट से वो वापस आ जाते हैं और फार्मर फील्ड में डाल देता है। मतलब ये मोट की तरह ही ये धेकली होता है। अब राहत सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट, वैसे तो ये सारे सिस्टम नहीं आने वाले, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राहत सिस्टम में क्या होता है, यहाँ एक जैसे नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ वो टांग देते हैं ना सीट्स और वो घूमता रहता है रोलर कोस्टर जैसा, वैसा ही होता है, बस यहाँ बकेट्स टांग देते हैं। ठीक है, और ये चेन पंप जैसा ही होता है, बस इसमें चेन नहीं होती। यहाँ कैटल उससे ये उसके चारों ओर घूमती रहती है, जिससे वो जिसमें बकेट टंगा हुआ है वो घूमता रहता है। और यहाँ कोई वाटर का सोर्स होगा, ठीक है, वो होगा और वो फिर बकेट्स अपने आप ही फील्ड में चैनल बना रखे होंगे। यहाँ फील्ड में चैनल में पानी डाल देगा और फील्ड में जाता रहेगा पानी। ठीक है, ये 4 थे हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हमारे पास आ जाते हैं मॉडर्न मेथड्स, जो कि सबको पता है। 2 होते हैं। एक तो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि स्कूल के गार्डन्स में होगा आपके, या फिर आपके सोसाइटी के फील्ड्स में होगा। ठीक है, स्प्रिंकलर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ एक वेल होता है और यहाँ एक पंप होता है। पंप से वो पानी जाता है यहाँ पाइप्स में जाता है और यहाँ एक परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ये रोज़ में परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है और सबसे ऊपर एक नोज़ल होती है जिसमें छेद होते हैं बहुत सारे, जिससे वो पानी निकलता रहता है और ये नोज़ल रोटेट होती रहती है बार बार। ठीक है, इससे बहुत वेस्टेज होती है, तो ये बहुत इकोनॉमिकल होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। पानी की बहुत वेस्टेज होती है। अब आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में हमारे पास यहाँ वेल होता है और ऊपर एक पंप होता है इसी की तरह, और पाइप्स होते हैं। बस यहाँ पाइप्स कंटिन्यूस में नीचे को होते हैं और यहाँ छेद होता है एक एक, और वो बहुत कम एक एक ड्रॉप डालता जाता है, वो भी रूट्स पर प्लांट के उस पॉइंट जहाँ रूट्स है उसी पॉइंट पर एक एक ड्रॉप कर पानी डालता जाता है ड्रिप सिस्टम में। ठीक है, तो ये थे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हमारा इरिगेशन के बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीडिंग जिसे हम कहते हैं, वीडिंग प्रोसेस होता है। वीडिंग में हम टिलिंग जो था हमारा प्लाउइंग लूजनिंग ऑफ सॉइल, उसको हम टिलिंग या प्लाउइंग भी कहते हैं। उसमें भी हम जब खुदाई करते हैं तो उसमें भी हम वीड्स निकाल देते हैं। अगर वो फिर भी आ जाते हैं, हम खुरपी जो होती है हमारे पास, वो एक पीस होता है जिसको ऐसे होता है, वो खुरपी ऐसी होती है, उससे हम निकालते हैं वो वीड्स को खोद कर। और फिर भी टिलिंग और खुरपी हो गया, खुरपी से नहीं निकलता, फिर हम करते हैं केमिकल मेथड्स पर जाते, केमिकल पर वीडीसाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, इसलिए उन्हें वाटर में पहले डाइल्यूट किया जाता है, फिर हम उन्हें यूज़ करते हैं। और वीडीसाइड्स इतने हार्मफुल होते हैं, अगर कोई स्मेल सूंघ ले उसकी तो बहुत पॉइजनस होते हैं वीडीसाइड्स, तो अगर स्मेल सूंघ ले तो वो मर भी सकता है इंसान। तो इसलिए हम मास्क पहनते फार्मर्स उसको डालते वक्त। तो वीडीसाइड्स कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वो क्रॉप्स को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, खाली वो वीड्स को ही मारते हैं। तो ये हो गया वीडिंग के बाद हमारे पास हार्वेस्टिंग
यानी कि अब क्रॉप्स की कटाई का समय आ गया। कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग के समय हम सिकल, ट्रेडिशनल मेथड या फिर हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। हार्वेस्टर में थ्रेशिंग भी हो जाती है, विनोइंग भी हो जाती है। अब थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग में हम जो ग्रेन्स के साथ जो शाफ होता है, उसका सॉफ्ट शाफ वो हम निकाल देते हैं और फिर जो ग्रेन्स होते हैं हम उसे ही रखते हैं। और विनोइंग में, थ्रेशिंग में हम थ्रेशर की मशीन यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न मेथड्स में। और विनोइंग में हमने साइंस में पढ़ाई था 6th में कि वो ऐसे कुछ वो ट्रेस ही होती है जिसमें हम सारा शाफ के साथ रखते हैं और उसको उससे जो शाफ होता है या हस्क होता है वो लाइट होता है, इसकी वजह से वो नहीं उड़ जाते हैं हवा में और ग्रेन्स भारी होने की वजह से नीचे आ जाते हैं। तो ये विनोइंग हो गया। अब हमारा सबसे लास्ट मेथड बचा है हार्वेस्टिंग के बाद, जो कि है स्टोरेज। अगर स्टोरेज ठीक से नहीं होगी तो फिर सारे ग्रेन्स ख़राब हो जाएंगे और आपकी सालों की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो स्टोरेज की बहुत सारे मेथड है। अगर हम लोग स्केल पर कर रहे हैं जैसे घर में, तो हम ग्रेन्स में नीम लीव्स डाल सकते हैं, जो कि एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के तरह काम करता है। और हम गोडाउन्स या ग्रेनरीज में जूट बैग्स में भी रख सकते हैं ग्रेन्स को, जो कि इंसेक्ट्स या रैट्स वगैरह के लिए वो सेफली ग्रेन्स को रखता है। और अगर हम लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं तो सिलोज, बहुत बड़े बड़े मेटेलिक स्टोर करते ग्रेन को, मेटल के बने होते हैं, तो वो हम सिलोज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा स्टोरेज हो गया। तो यहाँ हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ख़त्म हुई और ग्रेन्स हमारे घर तक पहुँच गए। अब हमारे पास लास्ट बचा है टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आपके एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, तो मैं वही समझाता हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री जो हम एनिमल्स को पालते हैं या उनके दूध के लिए, जैसे काऊ का दूध हो गया, घी, मलाई, या फिर एग्स के लिए हम हैंड्स को रखते हैं, ऐसे हमें जब उनसे कुछ चाहिए होता है तब हम उन्हें पालते हैं, तो वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। तो इसी के साथ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।